Assalamu alaikum dear students and all the viewers. I am Hasib Aman and you are watching my YouTube channel. Today we are going to discuss a very much important topic from this structure, this slide, that is Krebs cycle. जैसा कि हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है, लेकिन ये जो स्लाइड थी मुझे मिली है डिटेल थी, इसलिए हम आज इस स्लाइड की मदद से डिटेल स्टडी करने वाले हैं क्रेब साइकिल को। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें कि नम्स का 2024 का पास पेपर, उसका PDF और 2-3 और जो है एंटी टेस्ट हैं जिससे सब रिव्यू, उनका जो है आपको मिलेगा PDF उस लिंक की वजह से, उनको डाउनलोड कर दीजिएगा। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसे ये एसिटाइल कोएंजाइम ए, व्हेन एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर्स इन द क्रेब साइकिल, जो कि लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, ये क्रेब साइकिल में जैसे ही इंटर होगा ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीलो एसीटेट के साथ। जब ये ऑक्सीलो एसीटेट के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से कोएंजाइम ए जो है ये सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ये रिमूव हो जाएगा और हमें यहाँ पर मिलेगा सिट्रेट, यानी कि सिट्रिक एसिड। इसलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। इसको हम जो है C3 साइकिल इसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसमें पहली जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलती है सिट्रिक एसिड। और ये जो है इसमें 3 कार्बोजाइलिक ग्रुप जो हैं वो अटैच हैं, इसलिए हम इससे दूसरा भी नाम देते हैं इसकी वजह से। और ये जो सिट्रिक एसिड है इसकी डिहाइड्रेशन हुई, पहले ये वाटर इसमें से रिमूव हुआ, हमें क्या मिला, हमें मिला सिस अकोनिटेट। क्या है सिस अकोनिटेट? ये एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल प्रोडक्ट है। फिर इसमें से जो है वाटर रिमूव भी हुआ, यहाँ पर वाटर ऐड हुआ और रिमूव भी हुआ। हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन इसकी साइमल्टेनियसली होती है। यहाँ पर इसका वाटर जो है निकलता हुआ दिखाया गया है, डिहाइड्रेशन दिखाई गई है, और यहाँ पर वाटर की एडिशन दिखाई गई है। जैसे कि ये एसिड क्वांटिटी में जब वाटर ऐड होगा हमें मिलेगा आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। अगर आपके पास एग्जाम में MCQs आता है कि ये जो सिट्रेट है ये आइसोसिट्रेट में कैसे कन्वर्ट होता है, कौन से प्रोसेस में, आपके पास जो है हाइड्रेशन भी गिवन नहीं है, डिहाइड्रेशन भी गिवन नहीं है ऑप्शन में, तो फिर आइसोमराइजेशन होगा, तो फिर आप कहेंगे आइसोमराइजेशन को टिक करेंगे। अब ये जो आइसोसिट्रेट है ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड and oxidation, occurrence of oxidation at same time is called oxidative decarboxylation। इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें जो है हमें एक NADH2 मिलेगा। ये जो NADH2 है ये डबल में बनेगा, क्योंकि ये जो साइकिल है डबल में चल रहा होगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन के लिए। और हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। दूसरा हमें मिलेगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट। ये क्या है, ये एक 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। एक तो कार्बन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया और 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर हमारे पास बच गई। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूट्रेट, उसके बाद ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट, इसमें ये कोएंजाइम ए ऐड होगा जो यहाँ पर रिमूव हुआ था। यहाँ पर जो कोएंजाइम रिमूव हुआ था वो यहाँ पर ऐड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की अगेन रिमूवल होगी, अगेन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कैसे, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ और यहाँ से जो है NAD से NADH2 बन गया। ये देखिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ हुई, यहाँ भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास बच गया 4 कार्बन कंटेनिंग एक मॉलिक्यूल जिसमें कि कोएंजाइम ए ऐड हुआ, ये बन गया सक्सीनाइल कोएंजाइम ए। ये जो सक्सीनाइल कोएंजाइम ए है इसमें से वाटर ऐड होगा इसमें, और कोएंजाइम ए यहाँ से रिमूव होगा। वाटर ऐड हुआ, कोएंजाइम ए रिमूव हुआ और इसकी हुई सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, जैसे कि हमारा जो GDP होगा वो पहले GTP में कन्वर्ट होगा और GTP जो है वो अपना फास्फेट ADP को दे देगा, ADP ATP में कन्वर्ट होगा और ये GDP सेम रह जाएगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगी, उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगी, ये यहाँ पर ATP बना, एक साइकिल है तो फिर एक क्रेब साइकिल का पूछे वाज़े तौर पर एक साइकिल लिखे
तो फिर आपने एक एटीपी को टिक करना है अगर एमसीक्यू है। अगर आपके पास जनरली क्रेब्स साइकिल हो तो फिर आपने 2 एटीपी को टिक करना है, क्योंकि ये जो साइकिल है ये डबल में चल रहा होता है। उसके बाद ये हमारा बनेगा सक्सीनेट, कोएंजाइम रिमूव हुआ, वाटर ऐड हुआ, ये बन गया सक्सीनेट। सक्सीनेट अब क्या करेगा, अब ये जो सक्सीनेट है ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी फर्दर, लेकिन इस बार कोई जो ऑक्सीडेशन एजेंट है वो चेंज है। इस बार जो ऑक्सीडेशन एजेंट है वो होगा हमारे पास FAD, जो कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। तो फिर हमें मिल जाएगा यहाँ पर फ्यूमरेट। फ्यूमरेट, ये जो फ्यूमरेट है इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था एंजाइम वाले चैप्टर में कि ये जो है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम है जो जो वर्क करता है वहाँ पर। हमने सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस के बारे में वहाँ पर पढ़ा था। अगर इस सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, ये जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस है यहाँ पर वर्क करता है, अगर ये इनहिबिट हो जाए, किससे इनहिबिट हो, किससे इनहिबिट होगा, ये इनहिबिट होगा मेलोनेट। मेलोनेट एक सबस्ट्रेट है, एक सब्सटेंस है जो है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस में जो अटैच होता है, एक इनहिबिटर है। तो फिर हमारा क्रेब्स साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगा और एनर्जी प्रोडक्शन रुक जाएगी और ये डेथ काज कर सकता है। अब इस फ्यूमरेट के साथ क्या होगा, ये एक 4 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, ये हाइड्रेशन में जाएगा, फ्यूमरेट गया हाइड्रेशन में। फिर हमें क्या मिलेगा, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी मेलेट, सेम 4 कार्बन कंटेनिंग शुगर। ये जो मेलेट है ये फाइनल ऑक्सीडेशन में जाएगा। मेलेट कहाँ जाएगा, फाइनल ऑक्सीडेशन में विथ NAD। ये मेलेट फाइनल ऑक्सीडेशन में गया, NAD में से NADH2 बना और हमें मिलेगा ऑक्सिलो एसीटेट। ऑक्सिलो एसीटेट, ये ऑक्सिलो एसीटेट फिर से रिएक्शन करेगा और फिर से ये क्रेब्स साइकिल चलेगा। After discussing the Krebs cycle, now the next investigation is electron transport chain. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे चलती है, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या है, पहले इसमें 4 जो है इसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक होता है NADH रिडक्टेज और NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स और NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और दूसरा होता है हमारे पास FADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। तीसरा होता है हमारे पास साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। चौथा होता है हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। और हमारे पास 2 फ्लोटिंग मॉलिक्यूल होते हैं, एक कोएंजाइम Q और दूसरा हमारे पास होता है साइटोक्रोम C। अब ये जो NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या होते हैं इसके कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट होते हैं FMN, फिलामेंट मोनोन्यूक्लियोटाइड, और आयरन सल्फाइड के कुछ आयन होते हैं जो इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद होते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है बेसिकली, पर ये प्रोटॉन पंप का भी वर्क कर रहा होता है। दूसरा हमारे पास होता है FADH डिहाइड्रोजिनेस और कोएंजाइम Q और यूबिक्विनोन। कोएंजाइम Q या यूबिक्विनोन जो है इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास आयरन सल्फाइड और FAD। ये जो होता है यहाँ से FADH जो है उसकी ऑक्सीडेशन जो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो स्टार्ट होती है। और तीसरा हमारे पास होता है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। उसमें क्या होते हैं, उसमें साइटोक्रोम B होता है, आयरन सल्फाइड होता है, साइटोक्रोम C होता है और एक फ्लोटिंग मॉलिक्यूल जो है साइटोक्रोम C का वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। उसमें के साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 होते हैं। एडिशनल बात क्या है कि ये जो NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है मींस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर और प्रोटॉन पंप दोनों का वर्क कर रहे होते हैं। इसकी भी डिटेल स्ट्रक्चर आपको आगे दिखाएंगे। और हमारे पास जो फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो हमारे पास होता है हाफ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर वर्क कर रहा होता है। और यहाँ पर एक ATP सिंथेज होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होंगे ये प्रोटॉन को पंप करेंगे, ये प्रोटॉन इस ATP को एनर्जी देगा, इसको ट्रिगर करेगा, तो फिर यहाँ पर ATP हमारे पास ATP पंप में बनेगी। इसकी भी डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। अब इसके मुतालिक हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन
contains groups of pigments. Option A contains groups of dash. Option A pigment. Option B larger subunits of ribosome. Option C similar subunits of ribosome. Option D electron and proton carriers, transporting enzymes या carriers. तो फिर आपके पास इसका क्या ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचिए ज़रा। द करेक्ट ऑप्शन इसमें पिगमेंट्स तो नहीं होती इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। लार्जर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम ये भी नहीं होते, सिमिलर सब यूनिट्स भी नहीं होते। फाइनल ऑप्शन हमारा जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ट्रांसपोर्टिंग एंजाइम्स। हमारा फाइनल ऑप्शन होगा डी। नाउ दिस इज अ डिटेल्ड व्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमारे पास कहाँ हो रही होती है? ये हमारे पास हो रही होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये हो रही होती है। ये यहाँ पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है जिसमें कि प्रोटॉन कंसंट्रेशन भी होती है। जैसे ही ये NADH जो है ये इसकी यहाँ पर जो है NAD की रिडक्शन होगी। ओके, फिर ये NADH जो है फिर ये फिर से NADH जो हमारे पास था वो NAD में कन्वर्ट होगा। मींस NADH की सॉरी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी और हमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलेंगे जो कि यहाँ से फ्लो करेंगे FMN और आयरन सल्फाइड के आयन से ये होते हुए जाएंगे कोएंजाइम Q से। कोएंजाइम Q से ये आगे यहाँ पर ये इसका पाथवे है, ये इधर जाएंगे फिर इधर। लेकिन थीम क्या है? थीम ये है कि ये जैसे ही यहाँ से पास करेंगे यहाँ से एक प्रोटॉन पंप होगा। ये प्रोटॉन कहाँ जाएगा? ये प्रोटॉन इस पंप के ज़रिए, ये जो मॉलिक्यूल एटीपेज सिंथेस इस पंप के ज़रिए इसमें जाएगा और इसको एनर्जी देगा, इसको ट्रिगर करेगा। ये वैसे वर्क नहीं करता है एटीपेज सिंथेस, इसको एनर्जी देनी पड़ती है, इसको ट्रिगर करना पड़ता है। ये इसको ट्रिगर करेगा और ये जो है ATP सिंथेसाइज करेगा। अब NADH जो है वो 3 कॉम्प्लेक्स से पास होगा, इसलिए ये 3 जो है प्रोटॉन पंप करेगा और 3 ATP बनेंगे। FADH जो है वो 2 कॉम्प्लेक्स से पास होगा, इधर से शुरू होगा और इन 2 कॉम्प्लेक्स से पास होगा, इसलिए ये 2 ATP जो है बनाएगा। यहाँ पर जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या? प्रोटॉन ग्रेडियंट। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर FMN को। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है ये जो है ये कॉम्प्लेक्स, इसमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है हमारा। और मैट्रिक्स में जो है कंसंट्रेशन होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये मैट्रिक्स में कंसंट्रेशन, ये है मैट्रिक्स हमारा जिसमें प्रोटॉन्स हैं। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हमारी, यहाँ पर ये पाथवे चला और ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कहानी। अब हम करेंगे फाइनल कैलकुलेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डू द फाइनल कैलकुलेशन। अब हम क्या करेंगे? फाइनल कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोसोल में, कहाँ पर होती है ग्लाइकोलाइसिस? उसकी जो साइट होती है वो साइटोप्लाज्म होती है। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 नेट ATP बने और हमारे पास यहाँ पर 2 NADH2 बने। ये कहानी जो होती है दोनों जो है हमारे पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम होती है, लेकिन प्रोकैरियोट में यहाँ पर ये जो NADH है ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो जाते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में ये यहाँ पर जो है FAD में कन्वर्ट हो जाते हैं, FADH2 में यहाँ पर कन्वर्ट होते हैं और फिर ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यूकैरियोट में हमें यहाँ पर 4 ATP मिलेंगे और प्रोकैरियोट में यहाँ पर हमें 6 और 2 ATP ये मिलेंगे। मीन्स प्रोकैरियोट में हमें ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP मिलेंगे, यूकैरियोट के केस में हमें यहाँ पर 6 ATP मिलेंगे। बाकी सारा सिस्टम जो है वो सेम होता है नीचे। ये जो है हमारा यहाँ पर एक लिंक रिएक्शन है। लिंक रिएक्शन में हमें 2 ATP मिलेंगे, मीन्स 2 NADH मिलेंगे, मीन्स 6 ATP मिलेंगे। और यहाँ पर हमारा होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में हमें क्या मिलेंगे? 6 NADH2, 4 ATP रिजल्ट ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ये जो है 4 ATP जो डायरेक्टली बने थे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए, 2 यहाँ पर बने सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए और 2 जो है हमारे इधर बनते हैं क्रेब्स साइकिल में। मीन्स ये कितने हुए? 3 6 18 और प्लस 2 ये 20 और 2 FADH2 में मिलते हैं, ये होते हैं 24 मीन्स ATP टोटल जो हमें मिलते हैं क्रेब्स साइकिल में। अब 24 क्रेब्स साइकिल में मिले, 6 इसमें मिले जो है हमारे पास लिंक रिएक्शन। 24 और 6 कितने हो गए? 30 एंड 6 इधर मिलेंगे तो फिर हमारे पास ये हो जाएंगे 36 हमें मिलते हैं यूकैरियोट के केस में। प्रोकैरियोट में क्या होगा?
क्रेब साइकिल में हमें मिलेंगे ये जो है 24 सेम, यहाँ पर 6 मिलेंगे 30 एंड 38, यहाँ पर 38 मिलेंगे प्रोक्यूर्ड के केस में। अब आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है कि साइटोप्लाज्म में कितने एटीपी मिलते हैं, कितने एटीपी बनते हैं, या कितने एटीपी का लवाजमात जो है वो बनते हैं, तो फिर हमारे पास आंसर होगा 6। साइटोप्लाज्म की जो नेट यील्ड है वो होती है 6 एटीपी। क्रेब साइकिल का अगर हो जाए 24। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी एटीपीज आर द रिजल्ट ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो फिर हमारे पास आंसर होगा 4। 2 बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, 2 बनते हैं क्रेब साइकिल में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में याद रहे कि जो है टेस्ट जो है ओल्ड पास पेपर्स जो है नम्स के और दूसरी यूनिट्स के, उसका जो है लिंक दिया गया है जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह ब्लेस यू।